हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीसीएल TG2 की क्लासेस में। मैं इस वीडियो में ट्रांसफार्मर से 20 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ये 20 क्वेश्चन ओनली सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। ये प्रैक्टिस सेट 14 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। ये बिखुल्ज रिले इज यूज ऑन, आपको बताना है बिखुल्ज रिले का प्रयोग करते हैं तो किस टाइप के ट्रांसफार्मर में बिखुल्ज रिले का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल कूल्ड ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर है क्वेश्चन का डी ऑप्शन। ये LMRC 2015 में और ESIC JEE इलेक्ट्रिकल एग्जाम में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिखुल्ज रिले गैस एक्चुएटेड रिले है, इसका यूज ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए करते हैं ऑल कूल्ड ट्रांसफार्मर में। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। अच्छा, बिखुल्ज रिले को ट्रांसफार्मर में किस किस के बीच में लगाते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो बिखुल्ज रिले को मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में हम इसे लगाते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन है द रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज एक्सप्रेस्ड इन, आपको बताना है एक ट्रांसफार्मर की श्रेणी रेटिंग निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है? KVA में, किलो वोल्ट एम्पीयर में। अच्छा, इसकी रेटिंग KVA में क्यों व्यक्त की जाती है? क्योंकि इसका लोड फिक्स नहीं होता है, इसका लोड वेरिएशन होता है इसकी लोड में, तो इसलिए इसकी रेटिंग KVA में व्यक्त की जाती है। तो राइट आंसर है ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अच्छा, DC जनरेटर की रेटिंग होती है किलोवाट में, तो उसे भी ध्यान रखेंगे। और AC जनरेटर मतलब अल्टरनेटर की रेटिंग होती है KVA में, उसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। तीसरा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। When a 400 Hz ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 50 Hz इज इट्स रेटिंग इज, जब एक 400 Hz ट्रांसफार्मर को 50 Hz पर संचालित किया जाता है तो उसकी रेटिंग निम्नलिखित होती है, बताओ कितनी होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए एक रिलेशन कि इसकी रेटिंग प्रोपोर्शनल होती है, रेटिंग प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के। अब जब फ्रिक्वेंसी आपकी पहले तो 400 Hz थी, अब उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 50 Hz, तो कितना कम हो गई? 8 गुना कम हो गई। तो उसकी रेटिंग मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है, तो उसकी रेटिंग भी कितना कम हो जाएगी? 8 गुना कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे? रिड्यूज टू 1/8। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो। स्टेप्ड कोर इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू रिड्यूज, आपको बताना है स्टेप कोर का हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में, तो वो किसको रिड्यूज करता है, कम करता है, बताओ जल्दी से। तो वो करता है वॉल्यूम ऑफ कॉपर, तांबा का आयतन कम करता है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑलवेज केप्ट क्लोज, आपको बताना है कि मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग को मतलब उसे क्लोज रखते हैं किस टाइप के ट्रांसफार्मर में। तो जल्दी से आंसर करेंगे, मतलब द्वितीयक वाइंडिंग को किस ट्रांसफार्मर में बंद करके रखा जाता है, जल्दी से आंसर करें। तो वो है ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है और इसकी वाइंडिंग को क्लोज करके रखते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं करंट ट्रांसफार्मर को, ये भी इसके बारे में ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें। द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लिमिटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑन, आपको बताना है ट्रांसफार्मर के परतबंदी से उत्पन्न होने वाले मशीनी कंपन की मात्रा इस पर निर्भर होती है। तो बताओ किसके ऊपर निर्भर होती है वो। ये DSSB एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो निर्भर होती है टाइटनेस ऑफ क्लैंपिंग, गेज ऑफ लेमिनेशन, साइज ऑफ द लेमिनेशन। तो ये सभी पर डिपेंड करती है। तो ऑल ऑफ दी एबव, तो इसका राइट आंसर सभी करेंगे डी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसे। सातवें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करें। आपको क्वेश्चन लेंदी जरूर लग रहे होंगे, लेकिन आपकी परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन देख के चले जाएं, तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आप पूछे नहीं जाते हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीपीसीएल एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट दिए जाते हैं, क्योंकि टाइम उस पर प्रॉपर रहता है, तो उसे पढ़ने में टाइम कंज्यूम हो जाता है और थोड़ा लैंग्वेज मतलब अधिक दे रखी होती है उसमें, तो वो आपको समझना होता है।
साथ में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। स्टार स्टार ट्रांसफार्मर वर्क सेटिस्फैक्ट्री बैन। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। स्टार स्टार ट्रांसफार्मर सही तरह से काम करता है जब, बताओ कब करता है सही तरह से? जब लोड होता है बैलेंस, तो ओनली बैलेंस लोड होता है तभी कार्य करता है स्टार स्टार ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, ध्यान रखेंगे इसे। 8वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। ट्रांसफार्मर ब्रीद इन वैन। आपको बताना है ट्रांसफार्मर जब ब्रीद करता है इन में, मतलब अंदर ब्रीद करता है, अंदर की ओर सांस खींचता है, तो वो कब किस कंडीशन में करता है? तो वो करता है जब लोड उसके ऊपर डिक्रीज होता है, लोड ऑन इट से डिक्रीज होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे सभी। और जब इंक्रीज होता है तो वो छोड़ता है, ठीक है। जब इंक्रीज होगा लोड तो बाहर निकालता है, और जब डिक्रीज होगा तो अंदर की ओर लेता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर सभी ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। DSSB एग्जाम में पूछा गया है। 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। विच बैंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज़ लेस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो लेस क्रॉस सेक्शन एरिया हम किस लिए यूज करते हैं? तो इसका लेस क्रॉस सेक्शन एरिया हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी हाई वोल्टेज बैंडिंग होती है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। ट्रांसफार्मर का कौन से बैंडिंग में कम अनुप्रस्थ काट क्षेत्र होता है? तो ये हाई वोल्टेज बैंडिंग में होता है। अगर यहीं पर बोलता है कि हाई क्रॉस सेक्शन एरिया, तो मतलब अधिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तब लेते जब हाई करंट होती, ठीक है, हाई करंट बैंडिंग होती तब हम ऐसा करते हैं। लेकिन लो क्रॉस सेक्शन एरिया है तो हाई वोल्टेज बैंडिंग होगी। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, क्योंकि उसकी टर्न्स की संख्या अधिक होगी और वायर मतलब जो कॉइल होती है उसकी मोटाई क्या है, कम होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 10वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। ट्रांसफार्मर ऑयल इज यूज एज। आपको बताना है ट्रांसफार्मर तेल का प्रयोग होता है। बताओ किस लिए करते हैं ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग? तो हम करते हैं उसे बोथ इंसुलेंट एंड कूलेंट। तो हम दोनों के लिए करते हैं। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो कुछ स्टूडेंट इसमें इंसुलेंट लगा देंगे ओनली, या फिर कूलेंट लगा देंगे, लेकिन आपको दोनों आंसर करना है इसमें। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 11वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करेंगे सभी। मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन इज यूज टू प्रोटेक्ट। आपको बताना है मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन का प्रयोग किसकी सुरक्षा के लिए करते हैं? तो मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन को हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ये भी फ़र्क आपको पता होना चाहिए। और इसका यूज करते हैं हम ट्रांसफार्मर और जनरेटर दोनों की प्रोटेक्शन के लिए। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 12वां क्वेश्चन है। द मशीन इन विच एनर्जी ट्रांसफर हैपन बोथ थ्रो इंडक्शन एंड कंडक्शन इज कॉल्ड। आपको बताना है किस मशीन के द्वारा एनर्जी का ट्रांसफ़र कंडक्शन और इंडक्शन दोनों के द्वारा होता है। बताओ कौन सी मशीन है? तो इसका राइट आंसर लगाएंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, जिसमें हम एनर्जी का ट्रांसफ़र कंडक्शन और इंडक्शन दोनों विधि से करते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 13वां क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव। तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर का ऑयल होना चाहिए कैसा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए हाई फ्लैश पॉइंट। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। उच्च फ्लैश बिंदु होना चाहिए। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। इसे ए कर लीजिएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि डी नीचे दे रखा है, डी ऊपर है, तो इसका मतलब ए है पहला। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। 14वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ए सी टी इज कनेक्टेड इन विद द लाइन। आपको बताना है एक सी टी लाइन के साथ किस प्रकार जुड़ी होती है। तो ट्रांसफार्मर में सी टी को किस प्रकार कनेक्ट करते हैं? सी टी बोले तो करंट ट्रांसफार्मर एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, और करंट ट्रांसफार्मर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं लाइन के। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। UPSSC एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 15वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करेंगे। एज कंपेयर्ड टू एन एम्पलीफायर ए ट्रांसफार्मर कैन नॉट। आपको बताना है
मतलब एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या नहीं कर सकता है? जल्दी से आंसर करेंगे। तो एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर मतलब एनर्जी के लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो वो पावर के लेवल को बढ़ा देता है, लेकिन ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं करता है। ट्रांसफार्मर यहाँ पे देखो, इसमें बोला है क्या नहीं कर सकता है, तो क्या नहीं कर सकता है? इनक्रीज द आउटपुट पावर, मतलब आउटपुट पावर को बढ़ा नहीं सकता, वृद्धि नहीं कर सकता। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टेज को स्टेप अप या डाउन करता है, ठीक है। वोल्टेज को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, और वो एक टाइम में जब वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट को घटाता है, और करंट को बढ़ाता है तो वोल्टेज को घटाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मतलब पावर कांस्टेंट होती है। पावर क्या होती है? BI। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगी, तो इन दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं, तो पावर स्थिर होती है। तो ध्यान रखेंगे इसे। इसलिए इंक्रीज द आउटपुट पावर, पावर को नहीं बढ़ाता। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 16वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करेंगे। फेराइट कोर आर यूज इन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर बिकॉज इट हैज़, आपको बताना है फेराइट कोर का उपयोग उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में किया जाता है क्योंकि इसके पास है। अच्छा, फेराइट कोर में क्या होती है कंडीशन ऐसी जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर के लिए यूज की जाती है? तो इसका राइट आंसर है हाई रेजिस्टेंस होता है उसमें फेराइट में। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, उच्च प्रतिरोध। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 17वां क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज टू कंडक्ट असेसमेंट एट हाई एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज। आपको बताना है उच्च और अल्ट्रा उच्च वोल्टेज पर आकलन करने के लिए किस तरह के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। तो किस तरह के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर करेंगे टेस्टिंग ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। टेस्टिंग ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं? करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो उसी को टेस्टिंग ट्रांसफार्मर बोलते हैं जो कि हाई और अल्ट्रा हाई वोल्टेज को आकलन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 18वां क्वेश्चन है, एक सामान्य ट्रांसफार्मर डैश पर कार्य करता है। बताओ किस पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर ओनली AC पर कार्य करता है। AC बोल रहे हैं तो अल्टरनेटिंग करंट AC पर कार्य करता है, न कि DC पर। अगर DC आप अप्लाई करते हैं ट्रांसफार्मर पर तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। इसलिए हम DC का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओनली AC का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में है, तो बताओ आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या है? जल्दी से आंसर बताएंगे। एक आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, इतना तो कर ही सकते हो। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होना चाहिए? उसका क्रोड में अनंत पारगम्यता, चुंबकशीलता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अच्छा, सी ऑप्शन के साथ साथ और भी ऑप्शन देख लेते हैं। कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता, ये भी बात सही है। कुंडलन क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, ये भी बात सही है। तो मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं, तो राइट आंसर करेंगे इनमें से सभी। तो आपको इस तरह से गलती नहीं करनी है, सभी ऑप्शन को पढ़ लेना है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 20वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करेंगे सभी। किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय अभिवाह का पाथ कैसा होना चाहिए? तो इसमें बोला है चुंबकीय अभिवाह मतलब फ्लक्स का पाथ कैसा होना चाहिए? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ होना चाहिए लो रिलक्टेंस। तो इसका राइट आंसर करेंगे निम्न प्रतिष्ठम। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। अच्छा, हिंदी में कुछ वर्ड मतलब शब्द ऐसे होते हैं जो आपको बोलने में डिफ़िकल्ट सा लगते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में बोलेंगे रिलक्टेंस तो आसानी से बोल पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों को आप दोनों में मतलब पढ़ें। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। तो आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया लिंक, आप वहां से ज़रूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले, जिसमें मैंने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर की 3 वीडियो प्रोवाइड कर दी है इसी टाइप से। तो आपने नहीं देखी है, इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़रूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।